दोस्तों, बीपीएससी के 3 बड़े एग्ज़ाम लगातार में ही हैं। हाल ही 1 से 2 महीने में ही मई और जून में बीपीएससी 67 जो कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होती है बीपीएससी की, और सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट का, और डबल एओ असिस्टेंट ऑडिट अफसर, तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे ही अच्छे पोस्ट के लिए हैं, तो आपको तैयारी भी अपने अनुसार करनी ही पड़ेगी। आज लेकर आए हैं साइंस टेस्ट सीरीज। साइंस के वैसे बहुत से सवाल कराए जा चुके हैं, लेकिन साइंस के टेस्ट सीरीज लास्ट समय में आखिरी तैयारी में बहुत ही इम्पोर्टेंट, लगभग 28 से 30 सवाल आपके साइंस से बनते ही हैं। तो आपको कंठस्थ करने के लिए, आपकी तैयारी को और आपका रिवीजन करने के लिए हम लेकर आए हैं चैलेंजर टेस्ट सीरीज फॉर बीपीएससी। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो मैं क्या बोलूँ, आप लाइक तो करेंगे नहीं। अच्छा लगे या ख़राब लगे, मेरी मेहनत आपको दिखती नहीं है, दिख जाए तो कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके भाई का ही चैनल है। आइए देखें, साइंस टेस्ट सीरीज 1 फॉर बीपीएससी 67 डबल एओ सीडीपीओ। बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग को भी साइंस से सवाल बनना ही है। ठीक है, पहला ही सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को दिया गया है। सूची 1 में ईंधन गैस और सूची 2 में प्रमुख अवयव दिया है। ठीक है, प्रश्न को बहुत समझिएगा, क्योंकि इसमें एक प्रश्न में ही 4-5 प्रश्न छुपे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, सीएनजी सीएनजी किसका होता है, उसमें कौन कौन सी गैस होती है? तो सीएनजी में मीथेन और इथेन। ठीक है, सीएनजी गैस देखे होंगे, आजकल ज़्यादा चल रहा है। पेट्रोल की जगह सीएनजी का यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है हर जगह, प्रदूषण से बचने के लिए। ठीक है, उसमें मीथेन और इथेन मिला होता है। ऐसे सवालों में 1-2 जानने से भी आपका बन सकता है। आप एलपीजी का मैं बहुत बार बता चुका हूँ। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन रहते हैं। ठीक है, यानी कि सी में 2 देख लीजिए, और ए अगर जानते हैं तो 3 देख लीजिए। बाकी सब आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसके अनुसार 3 और 2 ये देखिए, 3-2 तो आपका बी और डी में भी है। ठीक है, तो आप आगे भी देखते हैं। बी का 4 कोयला जो है, कोल गैस किस में होता है, में क्या होता है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ये भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये तो बार बार पूछा ही जाता है, सीएनजी, मीथेन और इथेन। ठीक है, एलपीजी भी बार बार पूछा जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। और बाकी का भी ध्यान रख लीजिएगा, कोल गैस में कौन सा होता है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अनुसार आंसर आपका बी हुआ 3-4-2-1। ठीक है, बाकी आप आराम से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से बार बार आपको दिखेगा ये एग्जामों में, और पूरा डिटेल यहाँ लिखा गया है अच्छी तरह से। इसको भी समझ लें, पूरा विस्तार से लिखा जाता है, ताकि आपका जो है समझ में आ जाए अच्छी तरह से। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। आइए देखें, एक और अच्छा सवाल आ गया। 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। बीपीएससी का खास ये सवाल है, क्योंकि 64 में भी बना था, 65 में भी बना था। आपको बता दूं, इसका फार्मूला होता है C/5 इक्वल F-32/9। ठीक है, सी दिया हुआ है 40 डिग्री, 40/5 कीजिएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 F-32/9। तो ये ब्रज गुणनफल पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 9×8 = 72 हो जाएगा। F-32 इक्वल हो जाएगा 72, और F इक्वल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितने आसानी से बन जाता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर ये फार्मूला को ध्यान रखें, C/5 इक्वल F-32। ठीक है, बटे 9। बहुत ही इजी है, और आप आसान से 1 नंबर तो यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है,
मैं समझा दिया, बहुत सारे वीडियो में बहुत पहले समझाया था ऑडिटर वालों के लिए, लेकिन आपको भी फिर से समझा दिया कि 67 में भी अगर आ जाए तो आप आसानी से बना दें। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया होगा दोस्तों। विद्युत शक्ति की इकाई हैं। विद्युत शक्ति की इकाई एम्पियर, वोल्ट, कूलम और वाट में से क्या है? वाट है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल बहुत बार बना है, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में ये भी सवाल बहुत बार बताया गया है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, और डायनामो पे भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पूरा दोनों का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सी एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आती है? वेल्डिंग के प्रयोग में बहुत बार ये भी बताया गया है, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम में ये सवाल बनते हैं ऐसे, तो ध्यान रखिएगा। एसीटिलीन का प्रयोग होता है। एसीटिलीन ऑक्सीजन के साथ है, पूरा डिटेल में अच्छी तरह से लिखे हैं। एसीटिलीन व ऑक्सीजन के मिश्रण को ऑक्सी एसीटिलीन कहते हैं। इस मिश्रण के जलने पर उच्च ऊष्मा विमुक्त होने के कारण इसे वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें कैसे कण हैं? कॉस्मिक किरणें आवेशी तथा अनावेशी दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पूरी बातों को समझने के लिए यहाँ डिटेल दिया गया है, तो इसे भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब समझने के लिए। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? नैनो कण का आकार बहुत अच्छा सवाल है। नैनो कण का आकार 1 nm यानी कि नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ से नोट कर सकते हैं आप आसानी से। 1 नैनोमीटर बराबर भी पूछता है एग्ज़ामों में, तो ध्यान रखिएगा। 10 के पावर -9। ठीक है, तो यहाँ पे बन नहीं रहा था, इसलिए हमने बता दिया। 10 के पावर -9 होता है 1 नैनोमीटर, तो ध्यान रखिएगा इसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है? कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है? यकृत, वृक्क, लाल रुधिर कोशिकाएं और मस्तिष्क में से इसमें से मस्तिष्क नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, तो मस्तिष्क नहीं है, बाकी यकृत, वृक्क और लाल रुधिर कोशिकाएं है, तो पूरा आप समझ लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क, ये वृक्क, प्रोटोजोआ मानव में मलेरिया का जनक है। यह रोगाणु यकृत, रुधिर, आंत आदि में पाया जाता है, परंतु यह वृक्क में नहीं पाया जाता। ये वृक्क में नहीं पाया जाता, सॉरी, ध्यान रखिएगा। वृक्क में। आइए देखें अगला सवाल। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है रासायनिक अभिक्रिया में? इसमें आपका यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ पूरी बातों को लिखा गया है। धन उत्प्रेरक अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, समझ लीजिएगा। ऐसे भी सवाल जो है आपके एग्जाम में दिखेंगे ही। एथिलीन डाइब्रोमाइड को प्रोटीन में मिलाने पर क्या होता है? एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है? क्योंकि यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड के विलोपन में। पूरी बातों को समझ लीजिए। यहाँ से पेट्रोल के बारे में है। लेड ऑक्साइड वातावरण के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसमें पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से समझ लीजिए। पूरी बातों को स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन एक कवकीय रोग है? दाद, गलसुआ, जलांतक और मलेरिया में से कौन सा एक कवकीय रोग है? तो दाद जो है कवकीय रोग है। ठीक है, इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। दाद एक त्वचीय रोग है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक मनुष्य से दूसरे में फैलता है। ठीक है, यह एक कवक जनित रोग भी है। कार्बन का वह रूप जिसे ग्रेफाइट कहते हैं, उसमें क्या होता है? हीरे की अपेक्षा कार्बन के तो दोनों रूप हैं,
हीरे और ग्रेफाइट, इसमें हीरे की अपेक्षा विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हीरे की अपेक्षा विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, बाकी आप आराम से समझ सकते हैं। निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? नाइट्रोजनी आहार जो है प्रोटीन को कहा जाता है। तो ये बहुत इजी है और अच्छा सवाल है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का डिटेल में दिया गया है ताकि आपको समझ आ जाए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में लगभग 60 से 70% पानी होता है। तो यहाँ 70 दिया है तो आप आसानी से मार सकते हैं, ये तो इजी सवाल है। ठीक है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर या पोटेंशियोमीटर में से विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। ठीक है, ये से सवाल भी बीपीएससी में बना हुआ है, तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांति कारक औषधि के रूप में इसमें से पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में से शांति कारक औषधि के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसके साथ साथ यह रुधिर चाप के लिए भी उपयोगी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही है, देख पूछ रहा है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है? नहीं, केंद्रक नहीं होता। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। हाँ, ये सही है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यहाँ भी उल्टा दिया है, केवल बी सही दिया। डी में है रोबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। नहीं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में रहते हैं रोबोसोम। ठीक है, तो इसमें जो है आपका दिया हुआ है बी, केवल बी दिया है सही, सही ही बताना है। बाकी सब जो है गलत दिए हैं, उल्टा दिया है। ठीक है, बाकी बातों को आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? मानव के प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल कौन सा नहीं है? तो इसमें से मस्तिष्क नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क नहीं है, क्योंकि मानव का मस्तिष्क प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसके विपरीत थाइमस, तीली और लसिका पर्व प्रतिरक्षी अनुक्रिया से संबंध है। आइए देखिए अगला सवाल। 25 सवाल लिए गए हैं दोस्तों, 4-5 सवाल और है, पूरा वीडियो देखा कीजिए। हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा, ये किसके विरुद्ध काम करती है? ये शरीर की ऊष्मा का क्षय को रोकती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। पूरा हमारे शरीर में त्वचा के नीचे उपस्थित वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में, अब तो तीसरा विश्व युद्ध लगने की कगार पे ही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। प्रथम विश्व युद्ध में लेकिन प्रयोग हुआ था रासायनिक आयुध का, वो क्या था? वो था मस्टर्ड गैस। ठीक है, मस्टर्ड गैस क्या है इसको भी समझ लीजिए, देख लीजिए। मस्टर्ड गैस यानी कि C4H8Cl2S एक विषैली गैस है जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक आयुध के रूप में हुआ था। ठीक है, मस्टर्ड गैस को सल्फर मस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इससे मनुष्य पूरी तरह मरता नहीं है अपितु अपंग हो जाता है। अपंग होने वाली कौन सी गैस है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, मस्टर्ड गैस। कैसे भी सवाल करके पूछा जा सकता है। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? वायु द्वारा इसमें से कौन सा फैलता है? यक्ष्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायु द्वारा फैलने वाला। डेंगू तो मच्छरों का है, और HIV एड्स के बारे में बताया गया है, घेंघा रोग के बारे में भी।
ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। क्षय रोग या यक्ष्मा एक रोग है, यह प्रभावित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में व्यक्तिगत संपर्क तथा वायु द्वारा भी फैल सकता है। ठीक है, संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? संक्रमण से शरीर जो है किसके सहयोग से लड़ता है? प्लाज्मा, एंटीजन, अच्छे आहार या प्रतिरक्षा प्रणाली में से प्रतिरक्षा प्रणाली से लड़ता है संक्रमण से शरीर हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? प्रकाश संश्लेषण पे भी सवाल आपका बार बार दिखेगा एग्जामों में, तो ध्यान से समझ लीजिएगा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें से सही दिया है आपका प्राप्त्यम ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर, और बाकी आपको डिटेल में यहाँ समझाया गया है, भोजन के अणुओं ग्लूकोज के रूप में संचित होती है। ठीक है, निम्नलिखित प्रक्रमों में कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है? रासायनिक अपक्षयन का भाग जल योजन नहीं है। ठीक है, जल योजन यानी कि किसी अणु के साथ जल के अणुओं का योजन किसी रासायनिक अपक्षयन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O किसी रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? कौन से रुधिर का बहुत बार बताया गया है। ये भी इजी सा सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है क्योंकि बार बार एग्जाम में ऐसा दिखता है। तो ये है O। ठीक है, O ग्रुप का आदमी किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और कैसे लगे सवाल आज के 2500 सवाल बहुत अच्छे थे। ऐसे ही सवाल बीपीएससी में बनते हैं। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।